शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल को 3 समन ईडी ने भेज दिए हैं, वहीं 7 समन जारी किए जा चुके हैं हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन दोनों ही नेता ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए हैं। ऐसे में ईडी का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई में दोनों ही मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर यहां पर दोनों ही बचते बचाते हुए नजर आएंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें एक बार फिर से बात करेंगे ईडी के कड़े एक्शन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वह किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ईडी का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, इस एक्शन पर कई दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी है। तो एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे ईडी के समन को चुनौती दी जा रही है। देखिए जरा। नमस्कार। शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आज देखा गया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुलकर अपनी बात रखी और वह अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी केजरीवाल, इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई है और ऐसे में ईडी से उन्होंने ये सवाल पूछ लिए कि आखिरकार किस आधार पर उन्हें बार बार समन भेजे जा रहे हैं जो गैर जरूरी समन है। दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है और दावे किए जा रहे हैं कि वह इस पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे कर सकते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, इस्तीफा देते हैं, गिरफ्तारी होती है तो वह भी अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं या फिर किसी अन्य नेता के लिए सोच विचार किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर बात की जाए, क्या वाकई में गिरफ्तारी हो सकती है या फिर यहाँ पर ईडी कुछ और रुख अपनाती हुई नजर आ सकती है। दरअसल जानकारी दे दें, जो सवाल बार बार मन में उठ रहा है, समन जो बार बार ठुकराए जा रहे हैं, समन जो बार बार दरकिनार किए जा रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर अब स्थिति क्या वाकई में बनती हुई नजर आएगी गिरफ्तारी की? जी हाँ, इस स्थिति में गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए में कोई प्रावधान है। यहाँ पर इस बात की कोई सीमा नहीं कि एजेंसी को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कितने समन जारी करने होंगे। बुलाया गया व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। कानून स्पष्ट है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। इसी के साथ ये सवाल है कि क्या ईडी को ये बताना होता है कि जिस व्यक्ति को उसने बुलाया वह आरोपी है या गवाह है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देखा जाए तो पीएमएलए के प्रावधान के मुताबिक समन जारी किए जाते हैं। उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जांच एजेंसी को ये घोषित करना होगा कि जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है वह आरोपी है या नहीं। प्रावधानों में ये स्पष्ट नहीं है कि समन में किसी व्यक्ति से पूछताछ के आधार का उल्लेख किया गया है या फिर नहीं। ईडी का इस बारे में कहना है कि हम किसी व्यक्ति से पूछताछ करने या उचित जांच करने से पहले ही उसे गवाह या आरोपी कैसे घोषित कर सकते हैं। पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किया जाता है। प्रावधान के मुताबिक निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझे, चाहे वह किसी भी जांच या कार्रवाई के दौरान साक्ष्य देना हो या कोई रिकॉर्ड पेश करना हो। इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में देखा गया है कि यदि व्यक्ति उपस्थित होने से मना कर दे तो क्या होगा। कानून में 10,000 रुपए तक के जुर्माने से लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 174 को लागू करने का प्रावधान है, जो ईडी के समन के खिलाफ उपस्थित न होने की स्थिति में 1 महीने की जेल की अवधि या 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत यदि कोई व्यक्ति ईडी के द्वारा जारी किए गए समन का सम्मान करने से इनकार करता है या एजेंसी के द्वारा मांगे गए दस्तावेजों या सबूतों को पेश करने से इनकार करता है तो उसे जुर्माने के रूप में एक राशि का भुगतान करना होता है। और जो व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी निर्देश को नहीं मानता, उसके खिलाफ भारतीय दंड की
भारतीय दंड की धारा 173 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये कहना आसान है, लेकिन आसान नहीं है। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज होगा और इसके बाद मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में देखा गया है कि इस रास्ते को कभी नहीं अपनाया गया। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाता है कि कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना है। हालांकि ये भी आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने ना आने का लिखित कारण देंगे और ईडी को अदालत को ये विश्वास दिलाना होगा कि असहयोग जानबूझकर किया गया है। इसमें व्यक्ति के शामिल होने की प्रथम दृष्टया सबूत है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि पीएमएलए की इन धाराओं के तहत आखिरकार केजरीवाल और सोरेन के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, और अगर यहां पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है। फिलहाल इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर इतना ही, लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की मुश्किलें कम हो जाएंगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।